हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने फेज डिफरेंस देखा था, जब हमने एसी वोल्टेज सोर्स को अप्लाई किया था रेजिस्टर के साथ। ओके, और यहाँ पर हमारे पास जो वोल्टेज आती है वो इस फॉर्म की रहती है। बात करें करंट की तो वो इस फॉर्म में हमें मिल जाती है। ओके, इन दोनों के बीच में अगर हम फेज डिफरेंस चेक करें तो हमें मिलता है यहाँ पर कि वोल्टेज करंट के साथ में सिंक में है। ओके, दोनों सेम फेज में है। अब इसी चीज को हमने दो तरह से देखा था। एक तो हम सिंपली फेज डिफरेंस निकालते हैं। ओके, दूसरा था हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया था, नॉर्मल ग्राफ था। ओके, और उस ग्राफ में हमने देखा था मैक्सिमम मिनिमम जो वैल्यूज आ रही हैं करंट की और वोल्टेज की, वो किस टाइम पर आ रही हैं। ओके, अगर सेम टाइम पर आ रही है देन वो सिंक में है, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पर एक और वे है इसी चीज को जानने का, और वो है फेजर डायग्राम। अब ये फेजर डायग्राम क्या होता है? देखो, फेजर डायग्राम में ये फेजर वर्ड रिप्रेजेंट करता है एक वेक्टर को। एक ऐसा वेक्टर जो एक फिक्स ओरिजिन बोल सकते हैं या पॉइंट बोल सकते हैं, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट होता रहता है। ओके, मान लेते हैं ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये क्या हो जाएगा? ओरिजिन। ओके, अब यहां पर मैं एक वेक्टर ले लेती हूँ ए। ये वेक्टर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, तो कुछ टाइम के बाद ये इस तरह यहां पर आ जाएगा। तो बोल सकते हैं कि ये जो ए वेक्टर है ये इस पॉइंट के अराउंड रोटेट हो रहा है। ओके, और यहाँ पर जो इसकी एंगुलर स्पीड है वो कितनी है? ओमेगा। अब यहाँ पर इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? फेजर। ओके, और इसको हम जिस डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या हो जाएगा? फेजर डायग्राम। ओके, अब पॉइंट आता है कि ठीक है, लेकिन हम इसको यूज कैसे करेंगे, क्योंकि इसके लिए तो हमें वेक्टर चाहिए। हमारे पास यहाँ पर क्या है? वोल्टेज और करंट। ओके, और ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है। ओके, स्केलर क्वांटिटी है। हम फेजर डायग्राम को यूज करने के लिए इन दोनों को वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। हम फेजर डायग्राम को यूज करना चाहते हैं। अब फेजर डायग्राम के लिए हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होनी जरूरी है। यहाँ पर हमारे पास दो क्वांटिटीज है, वोल्टेज और करंट, लेकिन दोनों ही स्केलर है। ओके, अब यहाँ पर एक ही वे है कि हम इसको कंसीडर कर लें। ओके, जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो v को हम लिख सकते हैं वेक्टर v, और i को वेक्टर r, सॉरी वेक्टर i।
ओके, तो हमने यहाँ पर जो जो एक्सप्लेन किया था वो सब हमने कंसिडर कर लिया। हमने बोला था कि एक वेक्टर होना चाहिए, तो हमने बोला कि ठीक है, वी भी हमारे पास वेक्टर है और आई भी वेक्टर है। अब सेकंड था कि एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए जिसके अराउंड ये वेक्टर रोटेट हो रहा है। हमने बोला कि ठीक है, हमारे पास ओरिजिन है। ओके, एक्स वाई जेड जब हम एक्सिस यूज करते हैं तो सेंटर में क्या होता है, ओरिजिन। साथ में हमने यहाँ पर इसकी एंगुलर स्पीड को भी कंसिडर कर लिया है, कितनी है, ओमेगा। अब वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है। ओके, यहाँ पर इनके मैग्नीट्यूड क्या लेंगे, तो Vm और Im जो हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम करंट, उनको हम यहाँ पर कैसे कंसीडर कर रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड लेकर। ओके, अब यहाँ पर ये सब अरेंजमेंट हमने कर लिया। क्या करना है नेक्स्ट, डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, तो कर लेते हैं। दो एक्सिस होंगे हमारे पास। ओके, अब यहाँ पर फर्स्टली V को ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास V वेक्टर है। ओके, और ये यहाँ पर कितने एंगल पर है, ओमेगा टी। एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल। तो यहाँ पर इस एक्सिस से ये वेक्टर ओमेगा टी एंगल पर है और ये हमारे पास है ओरिजिन जिसके अराउंड ये वी वेक्टर रोटेट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ये मेरे पास एक वेक्टर है ए। ओके, मान लेते हैं ये कितने एंगल पर है, थीटा पर। अब ये वाला कंपोनेंट क्या बोला जाएगा, ए कोस थीटा। ओके, ए क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये हम जब इसके कंपोनेंट्स डिवाइड करेंगे तो ये वाला होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसे हम क्या लिखते हैं, हमेशा ए कोस थीटा। वैसे ही इसको क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा। ओके, यहां पर ये v भी क्या है, एक वेक्टर है। ओके, तो इसका ये वाला कंपोनेंट अगर हम फाइंड करें क्या आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, v का मैग्नीट्यूड कितना बोला था हमने, vm। ओके, और क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन। एंगल थीटा कितना लिया हुआ है हमने यहाँ पर, ओमेगा टी। ओके, तो ये वाला कंपोनेंट हमारे पास कितना आ जाता है, vm साइन ओमेगा टी। ओके, तो हमने तो सिर्फ ये पढ़ा था, यहाँ पर ये स्केलर फॉर्म में है। ओके, हमने यहाँ पर बहुत सारे अजम्पशन लिए, लेकिन ओवरऑल हमारे पास जो रिलेशन आती है, जनरली जो हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं वो हम यहाँ पर ले आए, है ना। v को वेक्टर लिया, यहाँ पर इसकी एंगुलर स्पीड को डिफाइन किया, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो क्या आ जाता है, vm साइन ओमेगा टी। बात करें आई की, आई वेक्टर सेम एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रहा है। ओके, अब अगर हम सेम टाइम t पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो एंगल कितना आएगा उसका भी, ओमेगा कितना है, सेम है, सेम टाइम पर, तो थीटा कितना हो जाएगा उसके लिए भी, ओमेगा टी। और ओमेगा टी होने का मतलब इसी लाइन पर हम आई वेक्टर को भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई, v वेक्टर को हमने ड्रॉ किया और हमने बोला कि हम इसको t टाइम पर ड्रॉ कर रहे हैं, t टाइम पर ड्रॉ कर रहे हैं, और ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट हो रहा है।
ओके, तो हमने ये ड्रॉ कर दिया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये आ गया। सेकेंड, हमने बोला सेम डायग्राम में हम आई को भी ड्रॉ करना चाहते हैं। अब एंगुलर स्पीड तो इसकी पहले से हमने सेम ली हुई थी, हमने बोला सेम टी टाइम पर ही हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। ओके, हम सेम टाइम पर जानना चाहते हैं कि वोल्टेज कितने एंगल पर है, किस पोजीशन में है, क्या उसकी वैल्यूज आ रही है और करंट की क्या वैल्यूज आ रही है। ओके, अब इस सिचुएशन में सेम एंगल है तो सेम लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे। देखो, हमने यहाँ पर इनको ड्रॉ करते हुए एक वेक्टर प्रॉपर्टी का यूज किया है। अगर कोई वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज छोटा है, ओके, और छोटा है कैसे पता चल रहा है, हम उसे किसी दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। सपोज मैं बोल रही हूँ मेरे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, ओके, और ए की वैल्यू है 5 यूनिट और बी की वैल्यू है 2 यूनिट। तो मैं इनको कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ? सपोज ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये मेरे पास ए वेक्टर है, कितनी वैल्यू है इसकी 5 यूनिट। अब अगर इसके पैरेलल में बी को ड्रॉ कर रही हूँ तो उसका साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कितना है 2 यूनिट। ओके, ये कैसे पता चलेगा हमें? मैग्नीट्यूड से। हमने बोला ना कि हमारे पास v वोल्टेज जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, vm। I के लिए कितना है, im। और ये हमने कल फाइंड किया था कि हमारे पास जो im आता है वो कैसे आता है, vm को r से डिवाइड करने के बाद आता है। तो im हमेशा vm से छोटा होगा। ओके, तो इसलिए इसकी ये लेंथ थोड़ी कम रखेंगे, इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। क्या लिख सकते हैं उसको, im साइन ओमेगा टी। अब देखिए, फेजर डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमारे पास फेजर डायग्राम आ गया। ओके, इसमें हमने सेम डायग्राम में आई को भी ड्रॉ किया है और वी को भी ड्रॉ किया है। हमारे पास आई और वी वेक्टर नहीं थे, बट फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमने उनको वेक्टर कंसीडर कर लिया। लेकिन ये पूरा किया किस लिए? तो आंसर है फेज डिफरेंस जानने के लिए। ओके, अब फेज डिफरेंस हम अगर फेजर डायग्राम से जानना चाहते हैं तो हमें ये प्रोसेस करनी होगी। ओके, और अगर आप यहाँ पर देखो, इस केस के लिए हमारे पास फेज डिफरेंस कितना आता है, 0। मतलब दोनों जो करंट है और वोल्टेज है उनके जो एंगल्स है वो सेम है। ओके, और यहाँ पर फेजर डायग्राम में हम उसको क्लियरली देख सकते हैं। ओके, देखो ये ना जब हम इस केस में पढ़ते हैं तो काफी सिंपली हम इन दोनों चीजों से हम ये जान पाते हैं कि ये जो दोनों इक्वेशंस है, एक्सप्रेशंस हैं, ये इन फेज है या आउट ऑफ फेज है। लेकिन जब हम यूज करते हैं कैपेसिटर, ओके, या इंडक्टर यूज करते हैं, तो उन केसेस में एग्जैक्ट आंसर को जान पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, हमें ये तो पता चल जाता है कि वो आउट ऑफ फेज है, लेकिन आउट ऑफ फेज है इससे ये नहीं बता पाएंगे एग्जैक्टली कितना एंगल है। ओके, तो फेजर डायग्राम से हम एग्जैक्ट एंगल जान सकते हैं। यहाँ पर आई और वी के बीच में कितना एंगल है, 0 है ना, दोनों इस एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहे हैं। ओके, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो 0 एंगल है। 0 एंगल होने का मतलब यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना है, 0 है, तो दोनों सिंक में है या फिर इन फेज है। ओके, तो ये इसका पर्पस है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा लग सकता है कि हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, बट आगे के केसेस में ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज पावर, इसी में है ये टॉपिक। देखो, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि हम अगर एवरेज करंट निकाल रहे हैं या फिर एवरेज वोल्टेज निकाल रहे हैं, किसके लिए, वन कंप्लीट साइकिल के लिए,
तो ये दोनों हमेशा 0 रहते हैं। ओके, और ये आप सिंपली डायग्राम से भी जान सकते हो। यहाँ पर जब हम एवरेज लेते हैं तो हम यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज आएंगे उन सबको ऐड करेंगे। ओके, अब यहाँ से देखो आप, यहाँ पर इस वाले पोर्शन में हमें जितनी भी वैल्यूज मिलेंगी, यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज मिलेंगी, मतलब ये वाले, ओके, सब सेम होंगी। ये यहाँ पर 0 से इंक्रीज होगा, धीरे-धीरे IM तक जाएगा, उसके बाद फिर से डिक्रीज होगा। ओके, यहाँ पर बात करें, ये क्या है 0, 0 से फिर से स्टार्ट होगा, IM तक जाएगा और फिर से कहाँ पर आ जाएगा 0 पर। वैल्यूज एक दूसरे को रिपीट कर रही है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर इस पोर्शन में सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं और इस पोर्शन में सारी वैल्यूज नेगेटिव। ओके, तो एवरेज कितना आएगा 0। देखो, एक मैथमेटिकल वे है हमारे पास जिसमें हम इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, तो वहां से आप अगर निकालोगे तो एग्जैक्टली आपको 0 मिलेगा, बट आप सीधे सीधे डायग्राम से भी देख सकते हो ये चीज। अगर एक साइकिल, हाफ साइकिल में हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही है, सेकेंड हाफ साइकिल में हमें सेम वैल्यूज मिल रही है लेकिन नेगेटिव साइन वाली, तो यहाँ पर जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा 0। सेम होता है किसमें, वोल्टेज में, लेकिन यहाँ पर एक कंप्लीट साइकिल में जो पावर लॉस होने वाला है उसका अगर हम एवरेज ले, वो 0 आ भी सकता है और नहीं भी। ओके, तो एवरेज पावर 0 हो भी सकती है और नहीं भी, ये हमें हमेशा चेक करना होगा। अब मैं पावर लॉस की बात कर रही हूँ, पावर लॉस कैसे हो रहा है एक बार पहले समझ लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। देखो, हमने यहाँ पर वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, यहाँ पर रेजिस्टर हमने ऐड किया हुआ है। ओके, यहाँ पर क्या होगा, एक करंट फ्लो होगी। अब होता क्या है, रेजिस्टर का काम क्या होता है, करंट को फ्लो होने से रोकना, उसको रेजिस्ट करना। अब क्योंकि करंट की वैल्यू फिक्स नहीं है, ओके, टाइम के साथ पहले इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है, फिर नेगेटिव साइकिल में चली जाएगी। ओके, अगर हम सिर्फ एक साइकिल की ही बात कर रहे हैं यहाँ तक, ओके, तो इसमें वैल्यूज कम ज्यादा हो रही है, साइन भी चेंज हो रहा है, तो वहां पर जो ये पावर अपनी यूज करेगा, जो अपनी स्ट्रेंथ यूज करेगा करंट को रोकने के लिए, उसको रेजिस्ट करने के लिए, वो भी डिफरेंट डिफरेंट आएगी। ओके, अब अगर कम करंट है तो उसको रेजिस्ट करने के लिए कम एनर्जी यूज करनी होगी, कम स्ट्रेंथ यूज करनी होगी, ज्यादा है तो ज्यादा। तो यहाँ पर जो पावर का एक्सप्रेशन होता है, ओके, यहाँ से हमें क्या मिलता है, जो पावर लॉस हो रहा है, हम जनरली आई, देखो P इक्वल्स टू VI भी होता है, लेकिन अगर हम आई वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये तभी करते हैं जब हमें पावर लॉस जानना होता है। ओके, हमने रेजिस्टर अप्लाई किया हुआ है तो वहां पर कुछ ना कुछ पावर लॉस हो रहा होगा, क्योंकि अब देखो करंट तो आ रही है फ्लो होने के लिए, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन ये इसको आगे नहीं जाने दे रही है करंट को, तो यहाँ पर फिर हमें क्या मिलेगा एज अ रिजल्ट, पावर लॉस। ओके, अब यहाँ पर ये वैल्यू फिक्स नहीं है, पूरे साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर हमें पावर लॉस मिल जाएगा, यहाँ पर अलग वैल्यू होगी, इस पॉइंट पर अलग, इस टाइम पर अलग, यहाँ पर अलग, सबका एवरेज निकालेंगे तो हमें एवरेज पावर मिल जाएगी, लेकिन वो 0 भी हो सकती है और नहीं भी। तो ये कैसे निकालें, देखो हमारे पास होता है P इक्वल्स टू
आई स्क्वायर आर। हमने जो सर्किट यूज किया है उसमें करंट क्या है, आई, और रेजिस्टर क्या है, आर। ओके, अब हमें क्या लेना है, एवरेज लेना है, तो एवरेज ले लेते हैं दोनों साइड। ओके, अब यहां पर क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, आई एम साइन ओमेगा टी। ओके, इसको प्लेस करें यहां पर, कितना आएगा, ओके। अब देखो यहाँ पर जब हम एक नंबर का या एक कांस्टेंट का एवरेज निकालते हैं तो वो सेम रहता है। ओके, अब अगर हम 2 का एवरेज निकालेंगे तो 2 तो सेम ही रहेगी ना उसकी वैल्यू। तो वैसे ही यहाँ पर जो आर है उसकी वैल्यू फिक्स है। ओके, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। आई एम, इस फंक्शन में, इस एक्सप्रेशन में जो आई एम है ये फिक्स रहेगा। ये किसकी वजह से चेंज हो रही है, इसकी वजह से टाइम चेंज हो रहा है, तो ये जो साइन ओमेगा टी की वैल्यू है, ओके, जो साइन फंक्शन है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, उसकी वजह से ये वैल्यू चेंज हो जाती है। बात करें इसकी तो ये फिक्स रहेगा, तो एम्पलीट्यूड फिक्स रहता है तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो अब एवरेज किसका निकालना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए। ओके, अब देखो ये हमारे पास डायरेक्ट है, इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे। जब हम इसका एवरेज निकालते हैं तो वैल्यू आती है 1/2। तो यहां से एवरेज पावर क्या आ जाएगी, देखो ये सब यूज कर सकते हैं एवरेज पावर के लिए। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ इस फॉर्म में भी, और एवरेज भी लिख सकते हैं सिंपली। तो हमारे पास ये आ जाती है एवरेज पावर। ओके, नेक्स्ट क्या करें, आंसर तो आ गया। क्या करना है अब, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी आरएमएस करंट। क्या होती है, आई इक्वल्स टू आई एम बाय √2। ओके, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। क्या आएगा, कैसे पुट करेंगे, टू को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, और आई एम स्क्वायर पहले से है तो हम इसको ये लिख सकते हैं। यहां से क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर। ओके, अब इसका क्या मतलब है, देखो इस तरह की एग्जैक्ट फॉर्म हमें डीसी पावर के लिए मिलती है। जब हम डीसी पावर के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं, अभी हमने लिखा भी था, क्या था, आई स्क्वायर आर, उसमें हम कभी भी एम्पलीट्यूड वर्ड यूज नहीं करेंगे। ओके, वो एग्जैक्ट इस तरह से लिखा होता है। ओके, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया था, इसमें हमने आरएमएस वैल्यू को प्लेस किया और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। सिमिलरली हम यहाँ पर
इन फॉर्म्स में भी ये निकाल सकते हैं। कैसे? रिप्लेसमेंट करके। ओके, V इक्वल्स टू ओम्स लॉ होता है ना हमारे पास, IR। ओके, इस रिलेशन को यूज करके हम ये सब रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, हम किसी भी फॉर्म में पावर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पर याद क्या रखना है, हम यहाँ पर AC की बात कर रहे हैं, DC की नहीं। यहाँ पर आपको जो ये V दिख रहा है, ये कौन सा V है? RMS, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। ओके, और जो I है, ये कौन सी वैल्यू है? ये भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। जब आप DC के बारे में पढ़ेंगे ना, DC पावर का एक्सप्रेशन, तो वहां पर सिंपली लिखा होता है I स्क्वायर R VI V स्क्वायर बाय R, और यहाँ पर V होता है वोल्टेज सोर्स, जो कि फिक्स वैल्यू होती है, और I क्या होती है? करंट, DC करंट, इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है। जब आप इनको यहां से कंपेयर करेंगे, ओके, तो आप देखेंगे कि जो P एवरेज है, वो जो हम DC में पावर निकाल रहे हैं उसके इक्वल आ रही है, और बस यही पर्पस होता है RMS वैल्यू को यूज करने का। अगर हम DC पावर और AC पावर को कंपेयर करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? RMS वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बैटरी यूज की हुई थी 15 वोल्ट की। ओके, ये DC की बात कर रही हूं मैं। करंट फ्लो हो रही थी, सर्किट था, और यहाँ पर एक डिवाइस थी जो ऑपरेट हो रही थी। सिंपल है, मैंने एक बैटरी यूज की, सर्किट बनाया, उसमें एक डिवाइस को ऐड किया, और जब सर्किट कंप्लीट हो गया तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। ये करंट कैसी है? ये भी DC करंट है। अब मैंने बोला कि मुझे ये रिप्लेस करना है। अब मैं चाहती हूँ एक AC वोल्टेज सोर्स को यूज करना। ओके, अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आती है? मुझे बोला जाता है कि ठीक है, आप ये कर सकते हो, आपके पास सिर्फ एक चांस है और डिवाइस को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। पहले तो मेरे पास एक बैटरी थी, उस पे सीधा सीधा मुझे पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ से 15 वोल्ट वोल्टेज मुझे मिलेगी और डिवाइस ऑपरेट हो रही है। अब अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि मैंने डिवाइस को AC वोल्टेज सोर्स के थ्रू ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करा दी, तो क्या हो सकता है? डिवाइस बर्न हो सकती है, वर्क नहीं कर पाएगी, है ना? अगर मैंने उसको 15 वोल्ट से काफी ज्यादा कम वोल्टेज प्रोवाइड कराई, ओके, तो वो वैसे भी वर्क नहीं कर पाएगी। ओके, अब यहाँ पर मैं कैसे इनको रिलेट कर सकती हूँ, कैसे कंपेयर कर सकती हूँ? सेम डिवाइस है, यहाँ पर जो करंट आएगी इस बार कैसी आएगी? AC करंट, सिर्फ किसकी वजह से? AC वोल्टेज सोर्स की वजह से। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? इसको कंपेयर कर सकती हूँ RMS वैल्यू से। मुझे बताया गया है कि हम पहले 15 वोल्ट वोल्टेज यूज कर रहे थे, दैट्स मीन मेरे पास जो AC वोल्टेज सोर्स है उसकी जो RMS वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? 15 वोल्ट होनी चाहिए। जो मेरे पास AC सोर्स है, ओके, उस वोल्टेज की RMS वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 15 वोल्टेज। और यहाँ पर अगर मैं इसको V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी, इस एक्सप्रेशन को यूज कर रही हूँ, तो मेरे पास रिलेशन होती है VM बाय रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं? VRMS।
ओके, तो अगर मुझे इसकी वैल्यू पता है, मैं क्या निकाल सकती हूँ? जो मैं वोल्टेज सोर्स यूज करने वाली हूँ, उसकी मैक्सिमम वैल्यू या उसका एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए वो मैं जान सकती हूँ। कितना होना चाहिए? 15√2। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग मैं अपना वोल्टेज सोर्स सेलेक्ट कर लूंगी। ओके, जहां तक बात है ओमेगा की, तो ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू। न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। और इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, है ना? तो ये तो इंडिया में फिक्स ही रहता है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैक्सिमम वोल्टेज मुझे कितनी चाहिए? 15√2, सो दैट डिवाइस बिना किसी हार्म के ऑपरेट कराई जा सके। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये सब हमारे पास कैसी थी? एसी वैल्यूज थी। यहाँ से हमारे पास क्या आई? एसी पावर आई। ओके, एसी एवरेज पावर। यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं वो किसके लिए है? डीसी पावर के लिए। ओके, और हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। एवरेज पावर ऑफ एसी विल बी इक्वल टू डीसी पावर। ओके, सिचुएशन क्या रहती है? यहाँ पर हम आरएमएस वैल्यूज को यूज करते हैं, और यही पर्पस होता है आरएमएस वैल्यूज को यूज करने का, कि हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। ओके, ओके, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो आईआरएमएस करंट होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है? डीसी करंट के। और उसी के कारण हमारे पास जो एवरेज पावर लॉस आता है इस केस में, वो किसके इक्वल आ जाएगा? जो डीसी पावर लॉस आएगा उसके इक्वल। ओके, अब यहाँ पर हम एक चीज और क्या देख सकते हैं, जहां से हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ था, हमारे पास यहाँ पर इस केस में जो एवरेज पावर आई है वो कैसी है? नॉन जीरो। एवरेज करंट कितनी थी? जीरो। एवरेज वोल्टेज कितनी थी? जीरो। लेकिन एवरेज पावर क्या है? नॉन जीरो। क्या वैल्यू है? I²R। अब यहाँ पर ये पावर लॉस है। ओके, इतनी पावर लॉस होने वाली है जब हम ये जो सर्किट है यूज करेंगे। और ये पावर लॉस होगा किसके कारण? ड्यू टू रेजिस्टर। ओके, नोट कर लीजिए इसको। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।